काजोड़ा एरिया के मधुसूदनपुर माझीपाड़ा में 30 वर्षीय नंदलाल भुइया का शव उन्हीं के घर से लटका हुआ मिला। इस संबंध में रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 5 दिनों से नंदलाल भुइया का घर बंद था और घर से काफी दुर्गंध आ रहा था। 5 दिनों से नंदलाल भुइया भी लापता था। वहीं इसकी जानकारी अंडाल थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। नंदलाल भुइया मधुसूदनपुर कोलियारी में नौकरी करता था। उनका परिवार कुछ दिनों से गांव में है। हम लोग ग्रामवासी अंडाल थाना में इसकी जानकारी दी। फिर दरवाजा तोड़ा गया तो नंदलाल भुइया का शव फंदे से लटका पाया गया। अंडाल थाना ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। आपने क्या देखा? जैसे हम लोग देखे मतलब जैसे यहाँ पर सब अनजान मेन रास्ता है, सब आ जा रहा था, मतलब काफ़ी गंद कर रहा था। तो गंद करने का संदेह थोड़ा सा हम लोग का हुआ और काफ़ी गंद ही था। तो फिर हम लोग जिस जिसका जगह पर गंद था वो आदमी को 2-4 दिन आपको कितना बजे गंद महसूस हुआ? गंद आपका वही 9-10 के बीच में आसपास हो रहा होगा। तो फिर गंद था तो हम लोग का संदेह भी था कि आदमी भी 2-4 दिन से कोई देख नहीं रहा। तो फिर हम लोग थाना में कॉल किए तो सब थाना वाला से आया तो फिर उसका दरवाज़ा तोड़ा गया। तो क्या उसका परिवार लोग यहाँ नहीं रहते रहे? कोई परिवार में कोई नहीं रहता, वो अकेले रहता था। क्या वो नौकरी करता है? हाँ, वो नौकरी करता था खासकाड़ा में। अच्छा। तो फिर दरवाज़ा तोड़ा गया तो फिर देखा कि गला में वो डोरी लिया टंगा हुआ है। तो फिर हम लोग को तो किसी का नंबर नहीं था तो उसका ससुर को कॉल किया गया तो लोग खबर दिया तो लोग बोल रहे हैं वो शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा है। उनके परिवार सब यहाँ रहते नहीं है? उनका पहले रहते थे, अभी कुछ दिन से नहीं है। कुछ दिन से? हाँ, कुछ दिन से नहीं है। घर में कुछ विवाद वगैरह? ऐसा तो हम लोग का अंदरूनी तो पता नहीं है और ऐसा कुछ खबर भी नहीं है हम लोग को। लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम है नंदलाल भुइया। उनका पिताजी का नाम? पिताजी का तो पता नहीं है उनका पिताजी का नाम। क्या है कि वो पहले यहाँ नहीं रहते थे, 3 साल से यहाँ पर है, 2.5-3 साल से यहाँ पर है। पहले खासकर साइड में ही कहीं रहते थे। आपका परिचय? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। आप कहाँ रहते हैं? मधुसूदनपुर कॉलेज। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की दुर्गापुर इस्पात संयंत्र DSP में इन दिनों हो रहे हादसे की वृद्धि से प्लांट में कार्यरत श्रमिक में दहशत व्यक्त हो गया है। पिछले 13 दिनों के भीतर तीसरी घटना गुरुवार की देर रात प्लांट में घटी। प्लांट के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट विभाग के ऑपरेशन यूनिट RMHP में रात्रिपाली में ड्यूटी करने के दौरान आशुतोष घोषाल कन्वे बेल्ट में अचानक जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बेल्ट के गियर में फंसे जाने से श्रमिक के शरीर के कई टुकड़े हो गए। खबर मिलते ही दूसरे श्रमिक घटनास्थल पर पहुंचे एवं कन्वेयर बेल्ट को बंद कर बेल्ट में फंसे आशुतोष के शरीर हिस्से को निकालने में जुट गए। श्रमिकों के अनुसार बेल्ट में फंसे आशुतोष के शरीर के टुकड़े को निकालने में तकरीबन 2 घंटा समय लगा। बेल्ट से शरीर के एक टुकड़े हुए हिस्से को निकालकर उसे पोस्टमार्टम हेतु विधाननगर महकमा अस्पताल में भेजा गया। आशुतोष की मौत की खबर फैलते ही प्लांट में श्रमिकों में शोक की लहर छा गई। मृतक आशुतोष घोषाल दुर्गापुर स्टील प्लांट के RMHP OPRM विभाग के स्थानीय स्थायी तौर पर सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पेयजल की समस्या, जल निकासी की समस्या, शौचालय की समस्या, स्कूल की समस्या और अन्य शिकायतों लंबे समय से आ रही थी। उन्होंने उस क्षेत्र में पहुंचकर क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और दुर्गापुर नगर निगम के इंजीनियर के साथ सरगर्मी निरीक्षण भी किया। उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। संचालक मंडल के अध्यक्ष के आश्वासन से क्षेत्रवासी कुछ हद तक खुश है। दुर्गापुर नगर निगम के अंत में मेजर कोंडा आदिवासी मोहल्ला, यहाँ करीब 30 परिवार रहते हैं। क्षेत्र में विकास के बावजूद वहाँ उस 70 तक नहीं पहुँच पाया है। कुछ जटिलताओं पर अभी भी बहुत से विकास कार्य किए जाना बाकी है। स्कूल एथलीट टूट रहा है। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के अध्यक्ष उस स्कूल में पहुंचे। उन्होंने शीघ्र ही विद्यालय की जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया। शहरवासियों ने बताया कि उन्हें काफी समय से कई समस्या है और नगर पालिका प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा समस्याओं को सुना गया। स्थानीय लोगों ने जल्द काम की मांग की। আজকে এসছেন 25 নম্বর ওয়ার্ডে। এটা মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন, অনেকটাই দূরে। এতদিন এখানে মানে সেই মতন পৌঁছয়নি পৌর পরিষেবা, কি বলবেন? না, পৌর পরিষেবা পৌঁছয়নি বলাটা ঠিক উচিত হবে না, কারণ এখানে আমাদের দীপঙ্কর লাহা যিনি আমাদের মাননীয় BO এর মেম্বার এখন, তো এটা ওনারই এলাকার মধ্যে পড়ে।
উনি এখানটা প্রচুর চেষ্টা করেছেন এবং আপনারা জানবেন যে রাস্তা করার জন্য প্রায় 18 লক্ষ টাকা স্যাংশন হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু পাশের গ্রাম থেকে অবজেকশন করায় এখানে রাস্তাটা আমাদের করে উঠতে পারেননি উনি। ভৌগোলিক কারণে কি ডিস্টার্ব? ওনারা করতে দেবেন না, ওগুলো ওনাদের জমি। মানে এখানে যে মানুষ আলদি যাতায়াত করে, আর বাকি তো দেখলেন রাস্তা রয়েছে, টিউবওয়েল রয়েছে, টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু এখন আমাদের এখানে একটা সাবমার্সিবল করতে হবে, মানে অভাবটা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হচ্ছে না। তো এটাকে দেখার জন্যে আমাদের যখন দুয়ারে সরকার প্রকল্প দিদিমণি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তো দুয়ারে সরকারে আপনারা জানেন কিছু কিছু জায়গায় আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় করে থাকি। যে সমস্ত মানুষেরা এরম এলাকায় থাকেন, যেতে পারেন না, তাদের আমরা মোবাইল পরিষেবা দিয়ে থাকি দুয়ারে সরকার। এখানে দুয়ারে সরকার করার জন্য যখন আমাদের দুর্গাপুরের নগর নিগমের টিম এখানে আসে, বিশেষ করে সুমন আসে আমাদের পিএ, তিনি যখন পুরো টিম নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তিনি গিয়ে ওখানে গিয়ে আমাদেরকে খবর দেন যে এরকম একটা অঞ্চল রয়েছে এবং নবদিগন্ত কুষ্ঠ কলোনি রয়েছে, যেখানে এসে দেখে পরিদর্শন করে এখানে কাজ করে কিছু কিছু কাজ করার খুব প্রয়োজন আছে মানুষের জন্য। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই আমরা একসঙ্গে, এবং যেহেতু এটা দীপঙ্কর লাহার ওয়ার্ড ছিল এবং এখনও বলবো যে ছিল না তো বলবো না, উনি এখনও এটার সাথে যুক্ত। তো আমরা সবাই মিলে আমার পুরো ইঞ্জিনিয়ারদের যারা টিম রয়েছেন সকলকে পুরো ফুল টিম নিয়ে আমরা আজকে এখানে এসে কি কি অভাব দেখলেন এখন? হ্যাঁ, এখানে এসে যেটা দেখলাম যে সব থেকে যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে একটা স্কুল যেটাদের রয়েছে, স্কুলটা সম্পূর্ণভাবে পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, মানে যে কোনো সময় এটা পড়ে যেতে হয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এসএসকে যেটা রয়েছে, তো সেটাকে আমাদের সর্বপ্রথম সেটাকে ঠিক করতে হবে বাচ্চাদের সেফটির জন্যে, ওদের রান্নাঘর, এবং আরেকটা যেটা প্রচণ্ড প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে যে ইমিডিয়েটলি আমাদের অন্তত 10খানা এলইডি লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে। মানে গ্রামটার সাথে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন মাঝখানের অনেকটা জায়গা, কিছুটা জায়গা, তাই তো কিছুটা জায়গায় যেটা জামাইপাড়ার দিকটা, এই দিকটায় প্রথম যখন আমরা আমাদের 2012 নয়, আমাদের লাস্ট এর আগের ইলেকশন বিধানসভা না না 17 লোক ধরনা 2017 সময় এখানে আমরা তোর আলাদা করে নেবো আরেকবার। বলছি তা কি কি আর প্রয়োজন এখন এই মুহূর্তে? আর জল যেটা সাবমার্সিবল যদি আমরা একটা করে দিতে পারি পাম্প এখানে, এবং এখানে যা শুনলাম যে 50টি মতো পরিবার রয়েছে, টোটাল 50টি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के रेलवे मैदान में आयोजित 3 दिवसीय आयुष मेला का उद्घाटन समारोह के दौरान आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ किए जाने पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। श्री सिन्हा द्वारा दिए गए भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने भी उनके सांसदीय क्षेत्र के कैंसर के जितने भी मरीज के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि की अनुशंसा कर अनुमोदन के लिए भेजा हो, उनमें 95% का अनुमोदन पीएमओ द्वारा दिया गया। 5% जो बचा है, मेरा विश्वास है कि वो भी अनुमोदन कर दिया जाएगा। इस मेले में सिद्ध, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, रिगपा और योग विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सामग्रियों के 16 स्टॉल लगे हैं। मेले के उद्घाटन के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा रानीगंज के विधायक तापस बंदोपाध्याय, पश्चिम बर्धमान के सीएमओएच शेख मोहम्मद यूनसी, রবীন্দ্রনাথের কথা একটা উপমা, যে প্রদীপ জ্বালাবার আগে প্রদীপটা তৈরি করার জন্য অনেক পরিশ্রম লাগে। এই মেলাটা আজকে আমরা যারা এখানে দেখছি তার পেছনে অনেকের শ্রম আছে, অনেকের চিন্তা আছে, অনেকের সময় ব্যয় আছে, সেই জায়গায় আমরা আজকে এসে পৌঁছেছি। সুতরাং এটা এমনিভাবে নষ্ট করবেন না। আজকে আয়ুষ মেলা হচ্ছে, এখানে মাননীয় সাংসদ এসছেন, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের আসার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আজকে বাইরে যাচ্ছেন। তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সিএমএইচকে সাহেবকে তার শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, বলেছেন আমি থাকতে পারলে খুশি হতাম, অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি, এবং খুব একটা অসুবিধা যদি না হয় 4:30টার সময় আমাদের আরেক মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সাহেব তিনি আসবেন, এবং 3 তারিখে আমাদের এই এলাকার রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় আসবেন বলে কথা দিয়েছেন, এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা সময়ে সময়ে আসবেন আর কি। এটা দেখুন, আমরা অনেকেই আয়ুষ জানতাম না। বিগত 5-7 বছরে বই আছে, এটা আছে, টিভিতে আছে, মাঝে দেখি আয়ুষ, কিন্তু এই বাংলায় এটাকে জনপ্রিয় করার জন্য
যার কৃতিত্ব সব থেকে বেশি, তিনি হচ্ছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, এই মেলাতে আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক আউটডোর চালু আছে, আর এই আজ থেকে 3 দিন এটা চলবে। পাশাপাশি যোগার আজকে আছে ড্যান্স ফর্ম, আগামীকাল আসন ফর্মে যোগা দেখানো হবে এবং আগামী পরশু দিন প্রাণায়াম ফর্মে যোগা দেখানো হবে। আজ 1 ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড এইডস ডে। আমাদের জেলার অন্যান্য জায়গার সঙ্গেও এই মেলাতেও पश्चिम बर्धमान जिले के सभापति सुभद्रा बावरी, पूर्व सभापति विश्वनाथ बावरी, डिप्टी सीएमओएच डॉक्टर शौकत प्रधान, दुर्गापुर महकमा अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धीमान मंडल, पश्चिम बर्धमान जिले के आयुष विभाग के डीएमओ संतोष कुमार पाल, फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, रानीगंज के बीएमओएच अरशद अहमद, मेयर परिषद दिव्येंदु भगत उपस्थित रहे। वहीं इस उद्घाटन समारोह के बाद सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने भाषण में कहा कि आयुष उपचार सबसे अच्छा इलाज है और आयुष पद्धति में 70% कैंसर भी ठीक हो जाता है। এতে আগে যদি ড্যাশ করে এক লাইন যদি আপনারা প্র্যাকটিস করুন, আমরা সব ভাই, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর, এইখানেই ফিট করা যায় ভার্স 8 ডেকে। বেশি আমি বলবো না, আমার অনেকজন বলছেন এখানে, বাবু আমার খাতান বাবু বসে আছেন এখানে, আরপি খাতানজি, আর যা আমার ডক্টরগুলো ইনি এখানে আছেন, আমি সবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আয়ুষ মেলা, আয়ুষকে আগে আমরা বলতাম, আজকে বলি আমরা অল্টারনেটিভ মেডিসিন সিস্টেম, কিন্তু আগে ছিল आयुष একবারে ओरिजिनल मेडिसिन सिस्टम। सबसे पहले वर्ल्ड में आयुष पद्धति को लोगों ने अपनाया, आयुष पद्धति से लोग ठीक होते गए, और आज भी आपको सुन के ताज्जुब होगा या खुशी होगी कि हिंदुस्तान में कम से कम, दुनिया में तो है ही, बट हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने अभी तक मेरा करीब 95% से ज़्यादा रिकमेंडेशन कबूल कर लिया है और यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट हुआ है, उसको फ़ायदा पहुँचा है। मैं इसके लिए हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन कहना ये चाह रहा था, थैंक यू। 95% से ज्यादा उन्होंने कबूल कर लिया, और ऐसा नहीं कि 5% कबूल नहीं किया, 5% भी उनके पास पड़ा हुआ है जो आ जाएगा। मैं इस मामले में जो खासकर मैं रिकमेंड करता हूँ, आपका एक एमपी हूँ और साथ ही साथ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो इसका असर खामोश, तो इस थोड़ा तुम নিয়ে যাও, সেটা মাইকটা নিয়ে যাও, তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। तो मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ ये कि अगर प्रधानमंत्री जी ने इतना किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि हमारे गरीब लोगों का, हमारे अपने लोगों का, हमारे मरीज लोगों का, हमारे अपने बीमार लोग हैं, उनका ख्याल रखते हुए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से या प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कोटा से उन्होंने सबका किया है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, आयुष मेला में डॉक्टर यूनुस भी सुन रहे हैं अच्छे से, कि सबसे ज्यादा इन सारी बीमारियों में और बीमारियों को ठीक करने में इस पद्धति से सस्ता और सटीक इलाज होता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस उपचार प्रणाली को बढ़ाने के लिए पहल करेंगे। उनसे ये पूछे जाने पर एक और जहां राज्य सरकार आयुष मेला जैसी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं काफी ऐसे सरकारी अस्पताल है जो बदहाल स्थिति में है, जिसमें रोगियों का सटीक इलाज नहीं हो पाता है। उस दिशा में राज्य सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर उनकी नजर है एवं शीघ्र ही उन बदलाव प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को भी दुरुस्त किया जाएगा। समझना चाहिए कि आयुष पद्धति जो है वो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, सही मायने
जमाने में आप कहते हैं इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, लेकिन सर ये तो आपने कहा सर बताना चाहता हूँ कि एक और तो आप लोग लाखों रुपया खर्चा करके आयुष मेला कर रहे हैं, दूसरी ओर यहाँ के कई अस्पताल सरकारी अस्पताल है जैसे बेलुनिया अस्पताल है और भी कई रूरल अस्पताल है, उसकी अवस्था एकदम दयनीय है। उस विषय में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ के सांसद हैं, इस क्षेत्र में आपका क्या कहना है? नहीं यहाँ पे भी कई अस्पताल जो बदहाल, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बावजूद भी चिकित्सा का अभाव है। आप समझ गए, आप जिधर से बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, मैं वो इशारा समझ गया मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अस्पतालों की हालत और अच्छी हो और साथ ही साथ यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी आए, आसनसोल में खासकर, और हमारी कोशिश है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी हो। तो अभी कोशिशें जो हमने शुरू की है उसको सीधे आप क्लाइमेक्स तो अभी मत लेकर जाओ, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा है। मैं आयुष पद्धति का, आयुष डॉक्टरों का, आयुष में जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग पैगाम दे रहे हैं कि सही माने में जड़ तक, रोग की जड़ तक मानवता की सेवा करने का सबसे सुंदर पद्धति कोई है तो आयुष पद्धति है, और हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए बंगाल गवर्नमेंट के इस पहलू का हम स्वागत करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाकी बात फिर बाद में करेंगे। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। তারপর আমাদের এমপি বাই ইলেকশনের সময় যখন মমতা ব্যানার্জি এখানে এলেন তখন উনি বললেন যে ব্রিজ হবে না। তাহলে তার আগে মলয় ঘটক মহাশয় কেন এই মিথ্যা কথা বলছিলেন? কেন? বাই ইলেকশনে ভোট কেনার জন্য, বাই ইলেকশনে মানুষকে এই বিশ্বাসটা দেওয়ার জন্য যে হ্যাঁ এই মা মাটি মানুষের সরকার আপনাদের জন্য ব্রিজ বানাচ্ছে। কেন অসত্য কথা বলেছেন? উনি বলেছেন সার্ভে হয়ে গেছে, কত কোটি টাকার হচ্ছে, স্যাংশন হচ্ছে, পেপারেও বেরিয়েছে, আজকে অনেকগুলো নামকরা পেপারে বেরিয়েছে, তার কপিও আমার কাছে আছে। কেন বলা হয়েছে? সুতরাং আজকে যদি এই মামাটি মানুষের সরকার যদি বলে যে করতে পারবে না, বলে দিক। আমি পার্সোনালি শ্রী নীতিন গডকরি মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলেছি, তার ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলেছি। আমি যাব আবার দিল্লি, আমরা গিয়ে বলবো বানাতে হবে, কিন্তু আগে মমতা সরকার হাত উঠিয়ে দিক। 40,000 ক্লাবকে 60,000 টাকা করে দেওয়ার টাকা রয়েছে, কোটি কোটি টাকা। আর এই এলাকার মানুষের এত কষ্ট, এত দুর্দশা, স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে পেশেন্ট থেকে সাধারণ মানুষ, মাছ বিক্রেতা, সবজি বিক্রেতা, যে কোনো মানুষ এত অসুবিধার মধ্যে আজকে বছরের পর বছর সরকার আসে, সরকার যায়, কিন্তু দামোদরের ওপর ব্রিজ হচ্ছে না। কেন? করতে পারবেন না, হাত উঠিয়ে দিন, আমরা করব, আমরা কেন্দ্র সরকার করবে। আজকে হয়েছে এবং কালকেও তো দেখেছেন শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয় ভূয়সী প্রশংসা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর। সত্যি কথাটা তাহলে বেরিয়ে গেল তো। আজকে উনি বলছেন কতগুলো উনি ক্যান্সার পেশেন্টসের জন্য হেল্প পাঠিয়েছিলেন PM কেয়ার ফান্ড থেকে, বোধহয় সেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় সবকটাই ওকে করে দিয়েছেন, পার্সোনালি চিঠি লিখে দিয়েছেন। উনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, ভূয়সী প্রশংসা। প্রথম প্রেস কনফারেন্সে 10 মিনিট 15 মিনিট উনি শুধু প্রশংসা করে গেছেন। এটাই আমাদের সরকার, এটা এইরকমই হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এরকমই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজনৈতিক রং, রাজনৈতিক দল, কালার দেখে আমরা রাজনীতি করি না। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস,
শুধু স্লোগান নয়, মন থেকে এটা আমরা বিশ্বাস করি। আর বারবার এই পশ্চিমবঙ্গের সরকার যে বলে না, পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চনার শিকার, টাকা দিচ্ছে না, বাংলার দিকে তাকাচ্ছে না, সম্পূর্ণ যে মিথ্যে কথা, সেটা আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল গতকাল। কিন্তু উনি কালকে এও কথা বলেছেন কি কেন্দ্র সরকার অনেক টাকা পাঠাচ্ছেন না, তার জন্য আজ পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যাচ্ছে উন্নতিতে। কেন্দ্র সরকার টাকা পাঠাচ্ছে না, সমস্ত রাজ্যকে টাকা পাঠাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গকে টাকা পাঠাচ্ছে না কেন? পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তো পাশেই উড়িষ্যা রয়েছে, সেটাও তো ভারতীয় জনতা পার্টির মাননীয় সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয় গতকাল বলেছেন যে উনি নাকি একটি প্রপোজাল দিয়েছেন, কোর্ট যে লেভেল ক্রসিং, সেই লেভেল ক্রসিংয়ে একটি আরওবি রেল ওভারব্রিজ, সেটা রাজ্য সরকার নাকি 50% টাকা দেবে এবং উনি নাকি পাঠিয়েছিলেন এবং রাজ্য সরকার রাজি আছেন এবং কাজ নাকি খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে। আমি এই খবরটা পেয়ে খুব খুশি হলাম। আমার একজন দাদা জানিয়েছিলেন যে এলাকার, যদিও সেটা আমার অ্যাসেম্বলি নয়, কিন্তু এলাকার যদি কোনোরকম উন্নয়ন হয় তার থেকে আনন্দের কিছু হতে পারে না। এবং সেই কারণে কবে কাজ শুরু হবে সেইটা জানতে আমি যখন রেলওয়েকে ফোন করি, তখন রেলওয়ের কনসার্ন অথরিটি জানান যে এমন কোনো কথা হয়নি, এমন কোনো প্রপোজাল ওনারা পাননি। হ্যাঁ, 2017-তে একটি প্রপোজাল গেছিল রেলওয়ের কাছে, সেই প্রপোজাল রাজ্য সরকার থেকে পাঠানো হয়েছিল। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आज पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM अध्यक्ष दानिश अजीज के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस मौके पर यहां दानिश अजीज के अलावा हाजी अरशद, एडवोकेट मिराज सरबर, इफ्तिकार आलम, एजाज अहमद, आतिफ मालिक सहित मंजूरी पत्रकारों से रूबरू हुए। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिफ इजाज ने जानकारी देते हुए कई बातें कही। जब पुलिस ये बात कहती है कि मुझे मालूम है कि आपके घर में क्या बना है और ड्रग्स का जो नशा, ये चरस जो बिक रहा है, ये जो बेचा जा रहा है, तरह हो रहा है, लेकिन सामने आने को कोई राज़ी नहीं है। क्यों? आप यही इलेक्शन का टाइम होता है तो डोर टू डोर कैंपिंग करते हैं, आप जो भी पार्टी के लोग हो डोर टू डोर कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग करने के बाद कहते हैं कि ये सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। आज का ये ऐसा हाल है ना, 25 नंबर वार्ड का बता रहे हैं, उन लोगों से जो सत्ता में बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, ये काम कौन करेगा? ये हमारा काम नहीं है, ये समाज का काम कौन करेगा? आपको समाज जिताया तो समाज का काम कौन करेगा? ये किसका हक? ऐसा कहना है लोगों का, हमने नहीं कह रहा। लेकिन आज ये देख लीजिए, ये आज जो हम लोग से ऊपर जितना भी रोड है, आज एक तरह भी मतलब पूजा के टाइम भी उसमें कोई रंबल बिछाया नहीं गया। हर वक्त नहीं होता था जैसे आपका सभी में, लेकिन इस बार ये कोई काम नहीं किया गया। क्यों? इतना नेगलेक्ट किया जा रहा है। मतलब आप वोट लेने के बाद भूल जाइए, और जब फिर सत्ता का टाइम आए, वोट का टाइम आए, तो डोर टू डोर कैंपिंग करके और आपस में लोगों को लड़ाने का काम कीजिए। ये आज के टाइम है कि ये सारा मुद्दा को जल्द से जल्द ठीक कीजिए, वरना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये सिद्धू हो गया, ये दोनों ब्रिज का मसला बहुत ही दोनों तरफ से ये आधा निकल चुका है। रोड और ब्रिज का फासला जो है ख़त्म हो चुका है, लीजिएगा काफ़ी करीब से। और मेरा जो मैसेज है पहुंचाना है कि जो सोशल काम है कि लाखों में करोड़ों में उन्होंने पांडेश्वर में पैसा दिया, कम्युनिटी हॉल में, अलग अलग जगहों पे पैसा दिया, लेकिन मेरा सवाल शत्रुघ्न सिन्हा जी से और उनके TMC के जितने लीडर्स हैं उनसे है कि आपने हाथ फैला कर जहाँ पर आकर भीख मांग कर एक एक वोट आपको मिला झोली भर भर कर, उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा जी आप? रेल पार के अहम मुद्दों का क्या होगा? आप देखिए, रेल पार के अहम मुद्दे आज आपके सामने हैं। ये लोग कॉरपोरेशन से इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं कि गढ़वी नदी साफ़ हो रही है। ये देखिए, गढ़वी नदी साफ़ हो रही है, गढ़वी नदी इस तरह साफ़ हो रही है, आप लोग देखें। उसके बाद ये देखिए, सिद्दीक ब्रिज हमारे रेल पार में है। ये सिद्दीक ब्रिज का हाल है, 1 वे ब्रिज है, या तो कोई आएगा या तो कोई जाएगा। ऊपर से पूरी टूटी हुई ये ब्रिज है, आप देखेंगे ब्रिज के नीचे कितना कचरा जमा हुआ है। तो ये है गढ़वी नदी और ये है गढ़वी नदी के ऊपर रहने वाले ब्रिज। सिर्फ सिद्दीक ब्रिज का ये एग्जाम्पल है, कसाई महल्ला ब्रिज बोलिए आप, और भी रेल पार में जितने ब्रिज हैं
जो कनेक्टिविटी करती है, उसको आप, ये सब हाल है, सब ब्रिजों का ये हाल है। उसके बाद आप देखिए, आज रेल पार में 4 दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो भी दिया था प्रेस को, कि आप सब देखें, वसीमुल हक जो डिप्टी मेयर हैं, उनके ठीक ऑफिस के पीछे उनके चारों तरफ इतना गंदगी है, इतना गंदगी भरा हुआ था। तो उनको खुद से ये मैंने अपने आप में एक शेमलेस फील करना चाहिए कि मैं वहाँ पे बैठता हूँ और मेरे वहाँ पे बैठने के बाद ऐसा मौजूदा हालात है, आसपास का आबो हया इतना अजीब होगा, इतना गंदा होगा। तो भाई आपका डिप्टी मेयर रहने से अच्छा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। आप लोग अभी तक बोर्ड नहीं बना सके कॉरपोरेशन में, आज इलेक्शन का 1 साल के करीब होने को आ रहा है, आप लोगों ने कोई बोर्ड नहीं बना सका, कुछ नहीं कर सका आप लोगों ने। तो आखिर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके पास बहुमत वाली सरकार है, गुंडा वाली सरकार है, माफिया वाली सरकार है आपके पास, फिर भी आप बोर्ड नहीं बना सक रहे हैं। किसको खुश करना चाह रहे हैं आप? या फिर किसी मंत्री जी को खुश करने के लिए, या किसी मंत्री के भाई को खुश करने के लिए अभी तक बोर्ड या MMIC या कॉरपोरेशन में कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। आप मीडिया को मैं बता देना चाहता हूँ, और आप मीडिया के माध्यम से पब्लिक को भी बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी डेवलपमेंट काम रुकी है ना, इन सब की वजह से अहले आवाम, पब्लिक अपने डेवलपमेंट से वंचित। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के वॉइसलेस संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी के पुत्र मोइनक मुखर्जी के 5वें वर्ष के जन्मदिन उपलक्ष्य में रानीगंज बाजार इलाके के रास्तों के कुत्तों को खाना खिलाया गया। इस दौरान वॉइसलेस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी खुद उपस्थित रहे। वहीं उनके साथ रानीगंज थाना प्रभारी सप्तऋषि, वॉइसलेस संस्था के सदस्य शमरेश दलाल के साथ ही और भी कई सदस्यगण रहे मौजूद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।